आज हम इतिहास के टॉपिक में अध्ययन करेंगे कल्हड़ की राजतरंगिणी का। कल्हड़ की राजतरंगिणी का इसका क्यों महत्व है, हमारे इतिहास में इसका क्या स्थान है और ये कश्मीर में ही क्यों लिखी गई, इसमें क्या चीज़ें हैं, कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं इसमें, और इसके लेखन का क्या महत्व है। और भारतीय जो ग्रंथमाला है, प्राचीन काल से लेकर के आज तक की ग्रंथमाला है या जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें राजतरंगिणी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका हम पूरा अध्ययन आज इस क्लास में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसको लिखने वाला कौन है। जैसे हमने कहा कि कल्हड़ की राजतरंगिणी, यानी इसको लिखने वाला है कल्हड़। कल्हड़ ने लिखा था। इसका जो लिखने का समय था, समय कई बार पूछा गया है, ये 1148 ईस्वी से 1149 के बीच कभी लिखी गई है, 1149 ईस्वी। और इस समय जो शासक था, जो कश्मीर, ये कहाँ लिखी गई, स्थान जो था लिखने का कश्मीर, तत्कालीन कश्मीर था। और इस समय शासक जो था कश्मीर का कौन था, ये था हर्ष था। ये हर्ष का समय 1089 ईस्वी से लेकर के 1089 ईस्वी से 1101 ईस्वी तक इनका समय था। ये लोहारा वंश के थे। कौन वंश के थे, लोहारा वंश या लोहार वंश के थे, वहाँ के कश्मीर के लोहारा वंश के शासक थे। और इन्हीं के काल में ये जो कल्हड़ थे, कल्हड़ क्या थे, कल्हड़ ये सलाहकार थे हर्ष के, शासक हर्ष के सलाहकार थे, हर्ष के सलाहकार थे। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आप जब इसके बारे में अध्ययन करेंगे, राजतरंगिणी के बारे में, तो आपको इसको समझने में आसानी होगी कि कैसे ये ग्रंथ लिख पाए। और इनके पिता जो थे ये इन्हीं के शासन में मंत्री थे, संभवतः ये मंत्री थे। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब तक राजतरंगिणी के बारे में देखते हैं। राजतरंगिणी जो है इसमें कुल 8 सर्ग हैं। सर्ग कितने हैं, 8 सर्ग हैं। श्लोक जो हैं, श्लोक इसमें कितने हैं, 8000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 8000 श्लोक हैं। और जो इसकी जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, जो सर्ग हैं या ये हैं, तो इसमें जो भूवैज्ञानिक युग से जो समय इसका या जो इतिहास लिखा गया है, भूवैज्ञानिक युग से लेकर के कब तक का लिखा गया है, हर्ष के काल का, हर्ष के काल तक, हर्ष के काल तक। हर्ष के काल तक मतलब हर्ष जो उत्तर भारत का नौज का शासक हर्ष था उसके बारे में नहीं, ये हर्ष है। इस हर्ष तक के काल तक का, यानी 1089 से 1101 ईस्वी तक का, 1101 ईस्वी तक के समय का भूवैज्ञानिक इतिहास इसमें लिखा गया है। और ये इसकी जो विधा है, विधा जो है राजतरंगिणी की विधा मतलब किस में लिखा गया है, तो ये एक तो काव्य में लिखा गया है और इसकी जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। अब देखते हैं इसका महत्व क्यों है, राजतरंगिणी का महत्व क्यों है। महत्व हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में या भारतीय जो लेखक थे उनमें इतिहास दृष्टि का अभाव था। उन्होंने जो भी लिखा आध्यात्म की दृष्टि से या स्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो विवेचना हो सकती थी उसी दृष्टि से उन्होंने किया। उसमें जो ऐतिहासिक तत्व आ गए हों, लेकिन तिथिक्रम का, शासक के कार्यों का, सामाजिक स्थितियों का, इन सब से कोई नाता नहीं था इनका कि उनका विश्लेषण किया जाए। हमारे ग्रामीण समाज कैसे है, शासक का आचरण कैसा है, या सामाजिक स्थिति या समाज में लोग जो रहते हैं उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, इन सबसे मतलब नहीं होता था। वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से मतलब रखते थे। लेकिन हम जानते हैं कि हर्ष काल, उत्तर भारत में जब 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु होती है, उसके बाद सल्तनत की स्थापना तक, यानी गजनवी के आक्रमण के मोहम्मद तराइन का युद्ध जो होता है, तराइन के युद्ध के पहले तक सारा उत्तर भारत उथल पुथल से भरा था।
उथल पुथल से भरा था, मतलब यह है कि आक्रमणकारी लगातार गजनवी के बाद लगातार आते गए और लगातार युद्धों में उत्तर भारत था। कश्मीर थोड़ा सा अलग थलग था। हम जानते हैं कश्मीर का जो हिस्सा है वो शेष भारत से अलग है। अगर ये एक ऐसे मैप बना दिया जाए तो ये जान सकते हैं आप जो है। तो ये कश्मीर जो है, कश्मीर का हिस्सा भारत से अलग थलग था। आक्रमणकारी आते थे, दिल्ली की तरफ उनका रुख होता था, कश्मीर की तरफ थोड़ा वहाँ पर स्थिरता थी और यहाँ पर मार काट यहाँ थी। तो ऐसे में जो शासक, कश्मीर का जो शासक वर्ग था या हर कल्हड़ थे, इनको ये लगा कि जीवन नश्वर है और जीवन नश्वर है, इसको इतिहास से सीखना चाहिए, पिछले इतिहासों से सीखना चाहिए। इसलिए इसके लिए इन्होंने जो अपने राजतंगड़ी में पिछले 11 विद्वानों के मतों का प्रयोग किया, मतों का या इनके ग्रंथों का सहारा लिया। इसके अलावा इन्होंने नीलमत पुराण का प्रयोग किया, नीलमत पुराण का, इसको लिखने में। इसके अलावा इन्होंने जो शासक थे जिन्होंने दान दिए थे उन दान का प्रयोग किया, दान पत्रों का प्रयोग किया। तो इन सब के प्रयोग करने का ये मतलब है कि अगर दान दक्षिणा दे रहा है या जीवन नश्वर है तो जीवन नश्वर को, एक नश्वर जीवन को उपयोगी कैसे बनाया जाए, इसके लिए इन्होंने, हालांकि इसके लिए इन्होंने इसकी रचना की और इन सबों का प्रयोग किया कि इनका किस तरह से हम दान दक्षिणा या शांति से रह करके किस तरह से अपने जीवन को गुजार सकते हैं। हालांकि उनका जो उद्देश्य था ये काव्य और संस्कृत काव्य को ले करके रसास्वादन कराना था, जनता को रसास्वादन कराना था, जनता को रसास्वादन कराना था अपने काव्य का। लेकिन इसके नीचे भी, इसके अंदर भी एक उनके गहरे निहितार्थ थे, गहरे उद्देश्य छिपे हुए थे। वो चाहते थे कि रसास्वादन के साथ ही जनता जो है वो क्या करे, कुछ सीख ले, इतिहास से सीख ले। इतिहास से सीख कहाँ लेगा, वो इतिहास से सीख यहाँ से ले सकता है। और जो दान पत्रों में या नीलमत पुराण में या यहाँ से इन्होंने जो लिया है, जो तथ्य लिए हैं, उसके द्वारा उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जीवन में जो अच्छे कार्य हैं उनको भी करते रहना चाहिए। उनको करते रहने से जीवन अधिक सुखी होगा, ना कि लड़ने से या मार काट करने से, हिंसा करने से। उन्होंने शासक वर्ग जो था इस समय जो है, जो लोहारा वंश के शासक थे, हर्ष, इसके समय तक के लगभग कंप्लीट इतिहास इन्होंने लिखा है। इसके बाद प्राज्ञभट्ट और जोनराज ने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्राज्ञभट्ट और जोनराज ने, प्राज्ञभट्ट और जोनराज, लेकिन ये स्थिति कल्हड़ की राजतरंगिणी की जो स्थिति थी उसको प्राप्त नहीं कर पाए। अब देखते हैं कि ये अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुई। अब इस शासक के गुणगान, हालांकि ये तो शासक का गुणगान ही करना था, शासक के चूंकि सलाहकार थे, हर्ष के ये सलाहकार थे कल्हड़, तो इनका गुणगान करना ही था इनका उद्देश्य। लेकिन उस गुणगान करने में इन्होंने स्थितियों परिस्थितियों का विश्लेषण किया। उस समय की जो कश्मीर की स्थितियां थीं, उत्तर भारत की स्थितियां थीं, उन वहाँ की जो परिस्थितियां थी उसका विश्लेषण किया और केवल राजा का गुणगान करने के बजाय उन परिस्थितियों के विश्लेषण के द्वारा उन्होंने बताने का प्रयास किया कि ये क्या चीज़ उचित है, क्या अनुचित है, और ये ऐतिहासिक वृत्ति में एक तरह से कन्वर्जन इसका हो गया। ऐतिहासिक वृत्ति में इसका इन्हीं स्थितियों के या तार्किक विश्लेषण जो उन्होंने किया है उसकी वजह से, जो स्थितियों परिस्थितियों का तार्किक विश्लेषण किया उसकी वजह से इसका एक कन्वर्जन जो ऐतिहासिक वृत्ति के रूप में होना चाहिए वो हुआ है। हालांकि और दूसरी चीज़ इन्होंने, हमने बताया कि दान पत्रों का प्रयोग किया, 11 विद्वानों के मतों का प्रयोग किया। इसके अलावा जो भी उनको अनुश्रुतियाँ थी मिली थी, अनुश्रुतियाँ थीं, उसका प्रयोग किया। तो इसलिए उसमें ऐतिहासिक तथ्यों की जो कपोल कल्पना के साथ ही ऐतिहासिक तथ्य, जैसे दानपत्र जो दिए गए वो तो कपोल कल्पना पे आधारित नहीं थे, तो या मंदिरों को जो दान दिए गए तो उनका जो उपयोग किया गया, इसकी वजह से उसकी विश्वसनीयता बढ़ गई, क्योंकि केवल कपोल कल्पना के बजाय इसमें ऐतिहासिक तथ्यों का भी या ऐतिहासिक चीज़ों का भी
समावेश हो गया। हालांकि इसका जो प्रथम 3 खंड है, 8 खंडों में, ये हमने बताया कि सर्ग 8 खंडों में है, 8 सर्ग हैं, प्रथम 3 सर्ग हैं, जो प्रथम 3, इसमें 3000 वर्षों का इतिहास है, 3000 वर्षों का। यहाँ तक कि शुरुआत में एक शासक तो 300 वर्षों तक शासन करता हुआ पाता है, इसमें दिखाई देता है, एक शासक 300 वर्षों तक शासन करता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में विश्वसनीयता संदिग्ध है। लेकिन अंतिम 2 वर्षों का, जो अंतिम 2 वर्ष हैं, अंतिम 2 सर्ग हैं, इसमें लौहारा वंश के शासकों का वर्णन है, लौहारा वंश के शासकों का वर्णन है। और धीरे धीरे जब जो प्रारंभिक इतिहास है उससे बाहर निकल करके जो तत्कालीन समय का जो विवरण ये देते हैं कल्हड़, तब ये स्थितियां आती हैं कि इन्हें ऐतिहासिक तथ्य के रूप में हम स्वीकार करना प्रारंभ कर देते हैं, या स्वीकार करने लायक हो जाता है। प्रारंभिक जो कपोल कल्पना थी वो बाद के समय तक आते आते खत्म हो जाती है। अब ऐसी क्या, कश्मीर में ऐसा क्या था कि वो कल्हड़ की राजतरंगड़ी कश्मीर में ही लिखी गई, या ऐतिहासिक इतिवृत्तता जो है कश्मीर में ही आई, किसी और ग्रंथ में क्यों नहीं आई? तो इसका जो कारण बताया जाता है वो है कि एक तो अलग थलग था, यहाँ से कश्मीर थोड़ी सी अलग थलग था, यहाँ शांति थी, बाकी क्षेत्र उथल पुथल से भरा था। और इस वजह से ये यहाँ पर स्थितियों के विश्लेषण द्वारा ये जानने का या लोगों को ये समझाने का प्रयास कर सके कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें इतिहास से क्या सीखना चाहिए, पीछे से अपने क्या सीखना चाहिए, और ये ऐतिहासिक इतिवृत्ति के रूप में कल्हड़ राजतरंगड़ी को बदल सके। दूसरा, ये क्षेत्र जो है बौद्धों के प्रभाव में था। उस समय तत्कालीन समय में यहाँ बौद्ध प्रभाव ज़्यादा था, और बौद्ध प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से बौद्धों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण अधिक है, क्योंकि प्रारंभिक काल से चूँकि चाइना, कोरिया, जापान इन सब में गए, उन लोगों ने वहाँ से फाहियान, ह्वेनसांग, तमाम सारे जो आए यात्री आए विदेश, चाइनी यात्री, चीनी विदेशी आए, उन्होंने ऐतिहासिकता, इसकी बौद्ध की ऐतिहासिकता खोजी, और उसी ऐतिहासिकता का जो तत्व है वो कश्मीर में ज़्यादा मात्रा में था। तीसरा जो बिंदु है कि जो कश्मीर है वो यहाँ चाइना से, चीन से, फिर तिब्बत से, फिर इधर मध्य एशिया से, ये तीनों से जुड़ा हुआ था। इससे गत्यात्मकता इसकी अधिक थी और लोगों का आवागमन अधिक था, इसलिए यहाँ पर ये ऐतिहासिक विविधता की संभावना ज़्यादा थी। अब स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट है कि जब आधुनिक भारत में तमाम सारे मतों का इतिहास लिखने के लिए तमाम सारे मत आए, कोई साम्राज्यवादी मत आया, मार्क्सवादी मत आया, इसके अलावा सामाजिक इतिहास लिखने की प्रेरणा लोगों में आई, या राजनीतिक इतिहास लिखने की प्रेरणा आई, इतिहास को विभिन्न भागों में बांटा गया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपने उच्चतम रूप में दिखाई देने लगा। लेकिन प्रारंभिक काल में अगर ऐतिहासिक दृष्टि से किसी बुक को देखा जाता है, किसी किताब को देखा जाता है, तो पहली बुक वो है, कौन सी है? कल्हड़ की राजतरंगिणी। ये भारतीय इतिहास की पहली बुक है जिसे ऐतिहासिक बुक या इतिहास का ग्रंथ कहा जा सकता है, जिसमें ऐतिहासिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस तरह से अगर हम राजतरंगिणी से पर अगर टिप्पणी आती है परीक्षाओं में तो आसानी से लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।